नहीं कर सकता था। वो हर उस मर्द के लिए कड़वाहट का बाइस थी जो उसे हासिल करने के ख्याल को खुद ही रद्द कर दिया करता था। अहसान की रिजेक्शन उसकी अपनी रिजेक्शन थी। वो अहसान को मुंह नहीं लगाती थी तो उसे देखना भी गवारा कैसे कर सकती थी। मैंने सुना है तुम्हारे मामू से तुम्हारा ताल्लुक कुछ खुशगवार नहीं है। वो तुम्हारे बारे में कही गई हर मुस्बत बात को नजरअंदाज करके मनफी बातों पर यकीन रखने वाले इंसान है। जानती हो ना, ऐसे इंसान को अपने हक में कायल करना किस कदर सहल होता है। बादामी आंखों में हल्की सी चुभन उभरी थी। उसने फहद की बात का इनकार नहीं किया। अंदर कहीं वो भी इस बात पर यकीन रखती थी, अगर उनके कानों तक ये बात पहुंच जाए कि तुमने अहसान को नहीं बल्कि अहसान ने तुम्हें रिजेक्ट किया है, तो सोचो वो सच जानने के लिए जरा भी मेहनत नहीं करेंगे। सच को फैब्रिकेट करना वैसे भी आजकल आर्ट समझा जाता है, लेकिन तुम्हारे मामू के लिए तो इस काविश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या तुम अपने इतने अर्जा किए जाने पर चुप बैठी रहोगी? अगर नहीं तो मैं जानना चाहूंगा कि तुम क्या करोगी। उसने आखिर में बमुश्किल हंसी दबाकर इस्तेहजा सा कहा था। अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। जोला चंद पल उसे देखती रही और फिर आगे बढ़कर एक जोरदार चांटा उसके रुखसार पर लगाया। फहद के चेहरे पर फैली हंसी अगले ही पल गायब हुई थी। पीछे आता उसका ग्रुप चांटे की आवाज पर वहीं रुक गया था। ये करूंगी, मिल गया जवाब। फहद बेयकीनी से रुखसार पर हाथ रखे जम गया था। वो जो तैश से पलटकर जाने लगी थी, लम्हे भर को ठहरी, फिर उसकी जानिब मुड़ी। उसे ऐसी नजरों से देखा जो फहद आलम के मर्दाना गरूर को तोड़कर पारा पारा करने के लिए काफी थीं। जोला की आंखों में अपने लिए हथक देखना उसे शल कर गया था। मैं हार्ड टू गेट प्ले नहीं करती फहद। आप लोगों में इतनी सख्त ही नहीं कि जोला इब्राहिम के साथ खुद को सोच सकें। आप लोगों में से एक ने ऐसा सोचा और मैंने उसे बता दिया कि उसे ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए था। मैं लोगों को रिजेक्ट नहीं करती, जस्ट टू लेट यू नो। वो मुझे देखकर खुद को खुद रिजेक्ट करते हैं। आई अंडरस्टैंड, आखिर में झिनाटेदार सा कहा और फिर ज्यों ही तेजी से पलटी तो उसके लंबे बाल फहद के रुखसार से मस हुए। उनकी नरमी फहद को कांटों की मानिंद महसूस हुई थी। ब्लडी मिसोजिनिस्ट्स बुलंद आवाज से कहकर उन सब पर लानत भेजती, वो अब उकबी बरामदे के जीनों से उतरकर दखली दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। फहद का वजूद बर्फ की मानिंद एक ही जगह साकित खड़ा था, गोया उसे जोला से पड़े थप्पड़ पर अब तक यकीन न आ रहा हो। तुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि जोला से तुझे चांटा पड़ा है, या इस बात पर कि चलो किसी बहाने तो सही लेकिन उसने तुझे छुआ तो? फाइजल ने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ बढ़ाते हुए एक दिल जलासा जुमला कहा था। उसने अगले ही पल उसका हाथ दरश्ती से झटका और फिर तेजी से निकलता चला गया। हथक उसके चेहरे के साथ साथ अब पूरे वजूद में तहरीर होती जा रही थी। उकबी बरामदे में गिरती धूप इस पहर और भी गर्म महसूस हो रही थी, जर्द, साकित और तपती हुई। बहरम ने खिड़की से बाहर देखा। गाड़ी रुक चुकी थी। जमीर को बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बहरम जानते थे कि उनकी कार आगे गलियों में दाखिल नहीं हो सकती थी। जमीर अगला दरवाजा खोलकर बाहर निकला, फिर तेजी से आगे बढ़कर उनकी जानिब का दरवाजा खोला। सियाह चमकती पेशावरी चप्पल में कैद पैर बाहर रखकर वो कार से उतर आए थे। तंग गली से गुजरकर गांव के खुले मैदान का आगाज होता था। इसी मैदान में उनके दोस्त की बेटी का फैसला रखा गया था। उन्होंने जमीर के साथ कदम आगे बढ़ाए थे। उतरती शाम के सूरज की हदत हनूज थी। बहरम के चेहरे की सुर्खी गांव के गर्म मौसम की निशानदेही कर रही थी। कच्चे पक्के घरों से चंद लोग झांक झांक कर उनकी पुरतैश सी मौजूदगी को देख रहे थे। तंग गली पार करने के बाद ज्यों ही वो दोनों खुले मैदान की जानिब आए, दूर से ही उन्हें चंद लोग टोलियों में बांटे दिखाई दिए थे। ये तमाशबीन टोलियां थीं। वो सब बरगद के उस भारी भरकम दरख्त तले पंचायत का फैसला देखने आए थे। गोलाई में चारपाइयां लगाए गांव के उम्र रसीदा मर्द गंभीर चेहरों के साथ बैठे थे। बीच में एक कम उम्र लड़की खड़ी थी। उसके सर पर दुपट्टा था और वो बमुश्किल अपनी लर्जिश छुपा रही थी। रासूल बख्श अपने चंद साथियों के साथ बरा जमान शायद बहरम का ही इंतजार कर रहा था। उन्हें देखते ही तेजी से उठकर आगे बढ़ाया, फिर जाने कितने ही पहर बहराम के गले लगा खड़ा रहा। उसके कंधे जो हमेशा मुस्तैद रहते थे आज कुछ झुके हुए लग रहे थे। बहराम ने तसल्ली बख्श अंदाज में हाथ उसकी पुश्त पर रखकर हल्का सा सहलाया था। मामला हसास था। वो रसूल बख्श की कमजोरी समझते थे। उसकी बेटी भागकर
दूसरे गांव के किसी किसान से पसंद की शादी कर चुकी थी। अगरचे बहराम के नजदीक पसंद की शादी में कोई मजायका नहीं था, लेकिन फिर भी घर से भागना उनके नजदीक इस कायनात के बड़े जुर्मों में से एक जुर्म था। वो रसूल बख्श को अपने साथ लिए आगे बढ़ाए थे। फैसले का आगाज होने को था। गांव के सरदार ने आखिरी तमाशबीन की आमद के बाद में जोर से जकड़े वो सूखे हल्क और पपड़ी जमे होठों के साथ कुछ भी कहने से कासिर लगती थी। सारे मर्दों की इज्जतों का बोझ सिर्फ मेरे कंधों पर क्यों रखा गया है सरदार जी? उसने गीली आंखें लिए बड़ी मुश्किल से पूछा था। सरदार ने कड़वे हलक के साथ जमीन पर थूका और फिर उसे तैश से घूरा। वहां बैठे हर मर्द हर चंद लम्हों बाद अफसोस से नफी में सर हिलाकर गहरी सांस लेता एक निगाह रसूल बख्श के बूढ़े होते चेहरे पर डाल रहा था। उनके नजदीक रसूल बख्श जिंदगी से हार गया था। बहरम की निगाह बस एक छोटी सी लड़की पर थी जो सूखे हलक के साथ आंखों में कई आंसू रोके खड़ी थी। बेसाख्ता ही उनकी निगाहों के आगे किसी का कमजोर वजूद लहराया था। ऐसी बेगैरत हरकत करने से पहले किसी भी मर्द का ना सोचती, मगर कम अज कम अपने बाप की इज्जत का ख्याल करना तो नागुजीर था ना। इसके जवाब में फुंकार कर कहा गया तो हर जानिब और भी खामोशी महसूस हुई। इस्लाम मुझे इस पसंद की इजाजत देता है सरदार जी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, शादी की है। उस लड़की में शायद बहुत जुर्रत थी। इतने मर्दों के सामने बेखौफी से बोलने के लिए भी जिगर चाहिए था। बहरम के अब्रू लम्हा भर को हैरत से ऊपर उठे थे। ऐसी ही एक जुर्रतमंद लड़की वो पहले भी कहीं देख चुके थे, लेकिन तब वो बेहद कमजोर थे। जैसे आज रसूल बख्श गर्दन झुकाए अपने वजूद में चुभी कमजोरी महसूस कर रहा था। इजाजत इज्जत के दुश्मनों के लिए इजाजत नहीं, सिर्फ अजाब होता है। ये हमारी रूह पर लगा जख्म है जो ऐसे भरने वाला नहीं। इसीलिए हमने तुम्हारी किस्मत का फैसला कर दिया है। ये हमारी रूह पर लगा जख्म है जो ऐसे भरने वाला नहीं। इसीलिए हमने तुम्हारी किस्मत का फैसला कर दिया है। कानून की कोई किताब आपको ऐसा कोई भी फैसला करने का हक नहीं देती। उसकी खरोंच ज़दा सी आवाज बरगद के उस बूढ़े पेड़ समेत फैसले में बैठे हर शख्स ने अच्छी तरह सुन ली थी। सरदार का गुस्सा अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। अगर ये रसूल बख्श की बेटी ना होती तो वो इसे कब का संसार कर चुके होते। उनके यहाँ पसंद की शादी करने वालों के लिए यही सजा मुकर्रर थी, जो कानून की किसी किताब से साबित भले ना थी, मगर गांव के रीति रिवाज किसी कानून के मोहताज नहीं थे। फैसला किया जा चुका है। उस किसान से हम तुम्हारी खुला का मुतालिबा करेंगे, फिर तुम्हारी शादी अली अकबर के बेटे डिनोज से तय की जाएगी। रसूल बख्श ने बेसाख्ता ही गर्दन उठाकर गांव के सरदार को देखा था। उनके नजदीक उन्होंने फैसला सवेरा के हक में सुनाया था, क्योंकि वो सरदार के अखारिब में से एक थे। सवेरा यकदम ही बेजान कदमों के साथ जमीन पर बैठती चली गई। दीनो इस गांव का एक जहनी बीमार शख्स था, जिसकी 3 बीवियां थीं। एक बीवी को वो कत्ल कर चुका था, मगर गांव के कानून में उसके लिए कोई सजा दर्ज नहीं थी। चारपाइयों पर बरा जमान मर्द अब सरदार के इंसाफ को सराह रहे थे। इससे ज्यादा रहमदिल फैसला सरदार से मुतवक्के ही नहीं था। बहरम ने भी गहरी सांस लेकर रसूल बख्श के हाथ पर हाथ रखकर उसे थपथपाया। फैसले का इख्तिताम हो चुका था। रसूल बख्श की अधेड़ उम्र बीवी अब चादर सर पर लिए, उसका पल्लू मुंह में दबाए बीच में गिरी सवेरा को उठा रही थी। गांव के लोग खुले मैदान से एक लश्कर की सूरत अब छोटी गलियों की जानिब बढ़ रहे थे। धूप की तपिश और उसकी सुर्खी उनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती थी। सबसे आगे गांव के सरदार थे, उनके पीछे रसूल बख्श के साथ बहराम हसन और जमीर थे। बेसाख्ता ही चलता काफिला ठहर गया था, यूं गोया सामने कोई आफताब उनका रास्ता रोक चुका हो। एक लम्हे के लिए सारी चहमे गुइयां दम तोड़ गईं। हर जानिब सन्नाटा छा गया। सामने ही गांव के दाखिली रास्ते से थोड़ा आगे चमचमाती सियाह गाड़ियों की एक कतार थी। इस कतार की पहली गाड़ी के बाहर कोई अपने मुसल्लह गार्ड्स के साथ खड़ा आरामदेह अंदाज में बात कर रहा था। गांव के सरदार पर उसकी निगाह पड़ने के बावजूद वो किसी भी तरह के तरदद में पड़े बिना साथ खड़े साथी से अपनी बात जारी रखे हुए था। फिर वो खामोश हो गया। गाड़ी से अपनी पुश्त टिकाई, हाथ सीने पर बांधे सुकून से तमाम लोगों को देखा। उंगली शहादत से मर्दों के दरमियान
खंडहर वजूद लिए खड़ी सावेरा की जानिब इशारा किया। इसके मुताल्लिक जो भी फैसला लिया गया है वो काबिल कबूल नहीं है। ज़मीर की आंखें लम्हा भर को सिकुड़ी और फिर अगले ही पल उसका दिल सिकुड़कर तेजी से फैल गया। वो जो भी था खूबसूरत था, दराज कद, वजीह, सफेद कॉटन के कमीज शलवार में मलबूस, साफ सुथरा सा एक 30 साला मर्द। लेकिन ये उसकी खूबसूरती नहीं थी जिसकी वजह से ज़मीर का दिल सिकुड़ कर फैल गया था, बल्कि ये वो आखिरी शख्स था जिसे यहाँ देखने की तकर्रो वो कर सकता था। बहरम ने भी उसे गौर से देखा था। आपने तो फैसला सुना दिया कि आप उस लड़की का उस किसान से खुला करवा देंगे और फिर उसकी शादी अपने गांव के किसी आदमी से तय कर देंगे। लेकिन वो क्या है ना सरदार साहब कि हम अफगान हैं, हम अपनी औरतों को नहीं छोड़ते, उन्हें मार देते हैं लेकिन छोड़ते नहीं, किसी सूरत भी नहीं, और किसी दूसरे आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर में कहकर वो हल्का सा मुस्कुराया था। धूप की सुर्खी उसके रुखसारों पर महसूस हो रही थी। आंखें कांच जैसी थीं, हल्के कत्थई रंग की, सियाह बालों से भरा सर और दिलकश अबरू जरा ऊपर को उठाए वो पूरी तरह से सरदार की जानिब मुतवज्जह था। सरदार को लम्हे के 1000वें हिस्से में समझ आ गया था कि वो किसान के गांव से ताल्लुक़ रखने वाला कोई बासरूख इंसान था। फिर भी वो उसके अंदाज से मुतासिर नहीं हुआ था। गांव के दाखिली रास्ते का मंजर यूं था गोया 2 फौजें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हों। उनमें से एक फौज के अफराद असलहे से लैस हों और अपने मालिक के आंख के इशारे पर सांस लेते हों। ज्यों ही मालिक इशारा करे उनकी उंगलियां हरकत में आकर सामने वाले इंसान के वजूद को छलनी कर दें। ये लड़की हमारी है। सरदार ने तोड़ तोड़ कर उसे यकीन दिलाया था। वो मुस्कुराया था, हल्का सा, बस होंठों का एक हिस्सा हल्का सा ऊपर को उठा था। बिलाशुबह वो बहुत जाजिब नजर आने वाला बेखौफ मर्द था। उसके सुकून में रत्ती बराबर भी खलल वाक़े नहीं हुआ था। उसका गैर मुतज़लजल सुकून सरदार को अब कदरे बेसुकून कर रहा था। लेकिन अब तो हमारी है, हमें ये मसला बाहमी तौर पर हल करने दिया जाए, क्योंकि फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। सरदार की आवाज़ में तंबीह थी। मुकाबिल खड़े शख्स ने उसे महजूज होकर देखा, जैसे उसकी जुर्रत से मुतासिर हुआ हो। लम्हे भर के लिए गर्म हवा का एक तपता हुआ झोंका उनके दरमियान से गुजरा था। मैं कोई दावा नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका अंजाम। ठहर कर एक हाथ से अपने पीछे खड़े गार्ड्स की जानिब इशारा किया। मैं अपने साथ लाया हूँ। मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, अंदाज में काट सी उतर आई थी। क्या ये धमकी है? नहीं, कुछ उभरा था उसकी आंखों में। अजीब सा पागलपन था वो, ना समझ में आने वाला। उसके ठंडे अंदाज में किसी चीज की बू थी, शायद खून की। तंबीह है, अगर इस तंबीह को संजीदा ना लिया जाए तो आप समेत उसका अंजाम सारे गांव को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अपनी लड़की तो मैं लेकर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं तो फिर वैसे। वो बिलाशुबह धमकी नहीं थी, उसका अंदाज किसी भी किस्म के मुबालगे से पाक था, और यही बात उसे बेखौफ बनाती थी। ज़मीर ने घबराकर साथ खड़े बहरम की जानिब देखा था। उसी पहर बहराम ने भी उसे देखा था। सर, ये आदमी, उसने झुककर उनके कान में कुछ कहना चाहा था। ऐसा भी क्या कर लोगे तुम? क्या पुलिस को दरमियान में लाओगे? लड़के हमारे यहाँ के कवानीन पुलिस की दखल अंदाजी के सामने भी मजबूती से खड़े रहते हैं। पुलिस हमारे फैसलों की इज्जत करती है और दरमियान में आने के ख्याल को खुद ही रद्द कर देती है। वो उन्हीं आंखों से उसे देखता रहा, बगैर किसी जुम्बिश के। पुश्त अब तक गाड़ी से टिकी थी। अगर मामला कानूनी कार्रवाई तक जाता तो हम उसे भी अपने तरीके से हल करना खूब जानते हैं सरदार साहब। अपनी लड़की मैं फिर भी ले जाता। तमाम बातों का खुलासा यही है कि हम अपनी औरतों को नहीं छोड़ते। एक दफा वो हमारे निकाह में आ जाए तो हमारे घर की दहलीजों से उनका जनाजा अपने कंधों पर उठाना हमारी आखिरी जिम्मेदारी होती है, जो हम किसी गैर को नहीं सौंपते। ये हमारी नामूस के खिलाफ एक कबीह अमल है। मैं मजीद आपसे कोई बात नहीं करूंगा। मैं इस लड़की को अभी और इसी वक्त लेकर जाऊंगा, और अगर दरमियान में किसी झीरू ने बेजा दखल अंदाजी की तो मैं इस गांव समेत आपकी जिंदगियों को ऐसी बिसात पर तहस नहस करूंगा कि आने वाले कई माह और साल तक आप संभल नहीं पाएंगे। वो सीधा हो गया था, मजबूत शाने वाजे हुए, आस्तीने पीछे की जानिब मोड़े। वो अब गहरी संजीदगी लिए सीधा सरदार की आंखों में देख रहा था। यकलख थी गांव के मकीन आपस में हाथ जोड़े एक सीसा पिलाई दीवार की मानिंद सवेरा के इर्द गिर्द घेरा बना चुके थे। सामने मौजूद शख्स ने उनकी बेवकूफी पर गोया सर धुना था, फिर कुछ समझकर सर इस बात में हिलाया, गोया फैसला ले लिया।